फाइनेंस क्या है, नेचर और स्कोप क्या है। मैंने आपको ये भी बताया था कल कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका जेनेसिस जो है वो किस तरीके से हुआ। देखिए, पब्लिक फाइनेंस जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पब्लिक, दूसरा है फाइनेंस। पब्लिक का मतलब होता है आम जनता या हम सब लोग, और फाइनेंस का मतलब होता है पैसा या धन। यानी कि ये दो चीजों से मिलकर बना है, पब्लिक का पैसा या जनता का धन। आप लोगों को मैंने कल ये बात बताया था कि जो है पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे और राजा टैक्स लिया करते थे, लोग राजा के खजाने में पैसा जमा होता था, और तब पब्लिक फाइनेंस केवल इस बात से कंसर्न रखता था कि राजा के पास खजाने में कुल कितना पैसा जमा हुआ और वो उसके पैसा किस तरीके से खर्च करना है। लेकिन आज के जमाने में सारे देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, हम डेमोक्रेसी के जमाने में जी रहे हैं। इसमें जनता जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को चुनती है, उसके अलावा जो है ये चुने हुए प्रतिनिधियों को टैक्स के रूप में पैसा भी प्रदान करती है, जिसे वो जो है उसी के ऊपर खर्च करते हैं। इसलिए इसका नाम है पब्लिक फाइनेंस, यानी जनता द्वारा दिया गया धन जो जनता के ऊपर ही खर्च होता है, उसे हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। कल मैंने आपको इसके जेनेसिस के बारे में भी बताया था। मैंने बताया था कि एडम स्मिथ के टाइम तक ऐसा कोई कंसेप्ट पब्लिक फाइनेंस का हमारे पास नहीं था। 1776 में जिस समय एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस की किताब आई थी, उस समय वो केवल एक्सपेंडिचर से कंसर्न किया करते थे, लेकिन बाद में रिकार्डो एंड मिल ने इसमें रेवेन्यू को भी जोड़ा था। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस शब्द का पहला उल्लेख हमें वेस्टिबल की किताब में मिलता है, जिसमें वेस्टिबल ने 1892 में सबसे पहला शब्द पब्लिक फाइनेंस के नाम से लिखा, और पब्लिक फाइनेंस के नाम से ये पहला शब्द आया। जहां तक इसकी डेफिनेशन की बात है, मैंने कल भी आपको बताया था कि पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज। ये जर्नल इकोनॉमिक्स का हमारे वो पार्ट है जो कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में बताता है, चाहे गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो या लोकल लेवल पर हो। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि 3 घटनाएं वर्ल्ड में पिछले 70-80 सालों में ऐसी हुई, पिछले 100 सालों में, जिसने वर्ल्ड को पूरा बदल कर रख दिया। उसमें था, पहला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसमें कि खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा हुआ था, जिसकी वजह से जो है देशों की सरकारें हिल गई थी। दूसरी आई थी तीसा की मंदी, जिसने कि एक एक करके सारे देशों को अपनी चपेट में ले लिया। ठीक उसी तरह जैसे कि अब कोरोना महामारी ने आप सबको अपनी चपेट में ले रखा है और एक से बाद एक देश उसकी चपेट में आते चले जा रहे हैं, उसी तरह तीसा की मंदी के दौरान एक के बाद दूसरे देश में डिप्रेशन जो है आती चली गई, और वर्ल्ड में किसी को भी इसका इलाज नहीं सूझ रहा था कि इस मंदी से पार कैसे पाया जा सकता है। ऐसे थे टाइम में कीन्स जो है अपनी एक किताब लेकर आए थे जिनका नाम था जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो कि 1936 में आई थी, इसने सबसे पहले इस चीज का सोल्यूशन दिया था कि आखिर इस मंदी के साथ कैसे निपटा जा सकता है और अर्थव्यवस्था में रोजगार और इनकम या फुल एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से ला सकते हैं। कीन्स के आने से पहले जो पूरा इकोनॉमिक्स था वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के रूप में चलता था, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स वो ये मानता था कि वो सरकार सबसे अच्छी है जो कि कम से कम खर्च करती है। इसलिए कीन्स के पहले जो है सारे इकोनॉमिक्स ये माना करते थे कि गवर्नमेंट को जो है वो कभी भी इकोनॉमी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी में हस्तक्षेप करती है तो उसका रिजल्ट होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए उस वक्त सरकारें ये मानती थी कि गवर्नमेंट को बिल्कुल भी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये भी माना जाता था कि गवर्नमेंट को अपना बजट कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है वो सारी की सारी फिजूल खर्ची होती है, और इंडिविजुअल जो भी खर्चा करता है वो सारा का सारा जो है वो प्रोडक्टिव होता है। इसलिए गवर्नमेंट वो सबसे अच्छी होती है जिसका बजट जो है सबसे कम होता है, जो सबसे कम खर्च करे और सबसे कम टैक्स लगाए। इसके अलावा ये मानते थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स कि गवर्नमेंट को हमेशा अपना बजट बैलेंस रखना चाहिए। जैसे कि हम आम घरों में ये मानते हैं, आम घरों में प्रचलित है कि हमें अपना खर्चा उतना ही करना चाहिए जितनी की हमारी आमदन है। अगर हमारी इनकम कम है तो कम खर्च करना चाहिए, ज्यादा है तो ज्यादा खर्च करना चाहिए। इसलिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये मानना था कि वो गवर्नमेंट सबसे अच्छी है जिसका बजट बैलेंस होता है। बजट ना तो सरप्लस का होना चाहिए, सरप्लस का हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमारे समाज में भी बचत को अच्छा माना जाता है कि जो आदमी खर्चा करने के बाद थोड़ा सा पैसा महीने में बचा लेता है वो सबसे अच्छा है।
तो उस जमाने में ये माना जाता था कि वो राजा या वो सरकार भी सबसे अच्छी है जो या तो बैलेंस कम से कम खर्च करे और ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा ले, या फिर मैक्सिमम बैलेंस बजट बनाए। अगर कोई गवर्नमेंट डेफिशिएंट बजट बनाती थी या घाटे का बजट अगर किसी का होता था तो उस गवर्नमेंट को अच्छा नहीं माना जाता था। इसके अलावा गवर्नमेंट को ये कहा गया था कि अगर आपको किसी से उधार लेने की जरूरत पड़ती है, कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, युद्ध आ जाए या कुछ और बात हो जाए और आपको उधार लेना पड़ता है, तो उधार केवल प्रोडक्टिव कामों के लिए लीजिए जिससे कि दोबारा मनी को जनरेट किया जा सके। अनप्रोडक्टिव कामों के लिए हमें कभी भी उधार नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप उधार ले लेते हैं तो कर्जे को जो है जितना जल्दी आप चुका सकते हैं उतनी जल्दी चुका दीजिए। ये हमारे समाज में भी वैल्यूज हैं जो इस समय भी बैठी हुई हैं, जिसमें हम ये मानते हैं कि वो फैमिली सबसे अच्छी है जिसका बजट बैलेंस होता है या सरप्लस बजट होता है, जो है खर्चा करने के बाद कुछ ना कुछ पैसा बचा लेती है। हम लोग को आम वैल्यूज में भी ये सिखाया जाता है कि हमें केवल उतना ही पैसा उधार लेना चाहिए या केवल प्रोडक्टिव कामों के लिए उधार लेना चाहिए, अनप्रोडक्टिव कामों के लिए नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा हमें डेट को जितना जल्दी हो सके उतना पे कर देना चाहिए। जो बात पहले इंसान के बारे में लागू होती थी वही बातें सरकार के बारे में भी लागू होती थी। इसके अलावा गवर्नमेंट को यह भी कहा जाता था कि अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो टैक्स को केवल कंजम्पशन के ऊपर लगाइए, यानी कि उपभोग के कामों के ऊपर लगाइए। टैक्स को जो है कभी भी आप सेविंग के ऊपर मत लगाइए, क्योंकि सेविंग से कैपिटल फॉर्मेशन होता है और अगर आप सेविंग पर जो है टैक्स लगा देंगे तो फिर आपका कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो होना बंद हो जाएगा। इसलिए जो है उस जमाने में क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो ये मानता था कि वो गवर्नमेंट सबसे अच्छी जो अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे, स्मॉल बजट बनाए, बजट को बैलेंस रखे, अगर उसे उधार लेने की जरूरत पड़ती है तो केवल प्रोडक्टिव कामों के लिए ले, और अगर उधार लेती है तो जितना जल्दी हो सके उस डेट को उसे पे ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन इसके अपोजिट आता है मॉडर्न व्यू। मैंने आपको बोला कि कीज जिस समय लेकर के आए और कीज ने जिस समय अपनी पंप प्राइमिंग की पॉलिसी 1936 में दी, तो उन्होंने बोला कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना चाहिए और गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए। कीज ने डिप्रेशन से इकोनॉमी को निकालने के लिए अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट की हस्तक्षेप की बात की। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को अगर अर्थव्यवस्था बीमार हो जाती है, तो जैसे आम आदमी बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाता है, तो गवर्नमेंट जो है वो अर्थव्यवस्था की डॉक्टर है और उसे अवश्य ही इंटरवीन करना चाहिए और इंटरवीन करके इकोनॉमी के अंदर उसे जो है अर्थव्यवस्था का इलाज करना चाहिए डॉक्टर की तरह, और अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करके उसमें जो भी प्रॉब्लम आई है उसे ठीक करना चाहिए। उस समय उन्होंने फंक्शनल फाइनेंस का कंसेप्ट दे करके जो पंप प्राइमिंग का मेथड दिया था, पूरी अर्थव्यवस्था को उन्होंने डिप्रेशन से निकाला था, जहां उन्होंने ये बताया था कि जो है गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में इस समय पैसा डालना चाहिए या एक्सपेंडिचर करना चाहिए जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे और लोग उससे इनकम जनरेट की जा सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। तो कीन्स के बाद 1936 के बाद ये कंसेप्ट जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का बिल्कुल उलट गया कि गवर्नमेंट को जो है अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आज का व्यू ये माना जाता है कि गवर्नमेंट को अवश्य ही अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था के लिए उसकी डॉक्टर की तरह है, जो कि डॉक्टर जिस तरीके से मरीज को ठीक करता है, अगर अर्थव्यवस्था को भी कोई बीमारी हो जाती है तो वो उसे ठीक कर सकता है। इसके अलावा बजट जो है वो बड़ा होना चाहिए। आजकल आप जानते हैं कि मैक्सिमम कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज है। पूरे वर्ल्ड को हमने जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक डेवलप्ड वर्ल्ड है, एक डेवलपिंग कंट्रीज है और एक आपके बैकवर्ड कंट्रीज है। तो ये माना जाता है कि डेवलपिंग कंट्री और बैकवर्ड कंट्री अगर वो बड़ा होना चाहते हैं, अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में आना चाहते हैं या अपना विकास करना चाहते हैं, तो उनका बजट भी बड़ा होना चाहिए। अब बजट बड़ा कैसे होगा? तो आप तो आजकल स्लोगन्स भी देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट भी देख रहे हैं जिसमें कहा जाता है बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तभी तुम बड़े बनोगे। तो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के कामों के लिए हमें उधार लेना चाहिए। इसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज को डेफिसिट का बजट बनाना चाहिए, जानबूझकर घाटे का बजट बनाना चाहिए। देखिए बिल्कुल अपोजिट कंसेप्ट है जो कि आपको क्लासिकल व्यू पॉइंट ने दिया था। क्लासिकल लोग कहते थे कि या तो सरप्लस बजट बनाइए या बैलेंस बजट बनाइए, लेकिन मॉडर्न व्यू कहता है कि जानबूझकर आप घाटे का बजट बनाइए, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज और बैकवर्ड कंट्रीज। और इस घाटे को पूरा करने के लिए या तो आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कीजिए या तो आप नोट छापिए या दूसरों से उधार लीजिए और शुरुआत में दूसरों से उधार लेकर के अपना विकास कर लीजिए। जब आप दूसरों से उधार लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा लंबे टाइम के लिए कर्जा लीजिए, 20 साल 25 साल
15 साल, और उस पर मिनिमम इंटरेस्ट या जीरो इंटरेस्ट पे लीजिए और उसके थ्रू अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मालूम है दो तरीके का होता है, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है जैसे रेल, सड़कें, हवाई जहाज, मेट्रो, बंदरगाह, इन सबको आप डेवलप कर लीजिए और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप कर दीजिए, चाहे वो आपको सबको पक्का मकान देना है या आपको पूरे 24 घंटे बिजली देनी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपकी एजुकेशन और हेल्थ आते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ पर जो है मनी खर्च करके गवर्नमेंट को अपनी पब्लिक को जो है वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वह ह्यूमन कैपिटल होती है जो किसी भी देश का आर्थिक विकास करती है। और अगर कोई देश विकसित होना चाहता है तो उसे अपनी जनता को या उसे अपनी पब्लिक को, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म डेट लीजिए मिनिमम इंटरेस्ट के साथ, जिससे कि आप इसे डेवलप कर सकें और आपके कंट्री को डेवलप किया जा सके। इसके लिए चूंकि आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको पैसा चाहिए। पहले माना जाता था कि वो गवर्नमेंट सबसे अच्छी है जो टैक्स कम से कम लगाती है, आज की डेट में ये नहीं माना जाता। आज की डेट में ये माना जाता है कि आप टैक्स लगाइए, लोगों पर डिफरेंट तरीके से टैक्स लगाइए और उनकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स लगाइए। जब आप पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स लगाएंगे तो नेचुरली है कि आप जो है पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स लगाने पर आप उनसे उतना उधार ले सकते हैं। तो आजकल के जमाने में ये चीजें बिल्कुल नहीं मानी जाती कि आप केवल उतना ही टैक्स उनके ऊपर लगाएंगे जितना कि जो है कम से कम टैक्स होगा। आज के जमाने में ये माना जाता है कि आप उनकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। मैंने अभी आपको ये बताया कि वर्ल्ड की जो 3 घटनाएं थी जिसने कि वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया 20वीं शताब्दी में, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार आता है, ग्रेट डिप्रेशन आती है 1930s की, सेकेंड वर्ल्ड वार आता है। आज के जमाने में जो देश हैं इन सब में प्रजातांत्रिक सरकारें चल रही हैं, डेमोक्रेसी चल रही है और कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट चल रहा है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट जो कि जनता की भलाई के लिए या जनता के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करता है। और इस कल्याण को करने के लिए उसको पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट जो है या तो टैक्स के थ्रू ला सकती है। अगर टैक्स आपके पास नहीं है क्योंकि आप डेवलपिंग कंट्री है या आप जो है बैकवर्ड कंट्री है, तो फिर शुरुआती दिनों में जब आप अपना विकास करना चाहते हैं तो इसे उधार लेकर के अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, अपने देश की पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कीजिए। जब आप ये कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है आप अपना विकास कर सकते हैं और विकसित देशों की श्रेणी में आकर के खड़े हो सकते हैं। ये था कि इसका विकास किस तरीके से हुआ और पब्लिक फाइनेंस किस तरीके से अस्तित्व में आया। दिन प्रतिदिन जब से 1936 के बाद और 1950 के बाद, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार से के बाद सारा वर्ल्ड जो है वो शटर्ड हो गया था और सारे वर्ल्ड में तहस नहस हो गया था। उस समय रीजनरेशन हो रहा था सारी सरकारों का, और रीजनरेशन होने की वजह से जो है सारे देशों में डेमोक्रेटिक सरकारें स्टैब्लिश हुई। बहुत सारे देश कॉलोनी से आजाद हुए और जब डेमोक्रेटिक सरकारें एस्टेब्लिश हुई तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आया। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आने के बाद पब्लिक फाइनेंस का पेपर दिन प्रतिदिन पॉपुलर होता चला गया। अब पब्लिक फाइनेंस के पेपर को पब्लिक इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि इसमें केवल हम फाइनेंस को शामिल नहीं करते बल्कि इसमें हम बाकी चीजों को भी इकोनॉमिक्स की शामिल करते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है आपके सामने वो है कि पब्लिक फाइनेंस का नेचर क्या है? क्या ये साइंस है या ये आर्ट है? किसी भी विषय के देखिए क्रमबद्ध ज्ञान को, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। किसी भी विषय का जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है जब हम उसे करते हैं तो उसे हम साइंस कहते हैं। साइंस में हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप भी बनाते हैं कि किसी चीज का क्या कारण होता है और अगर ये कारण होगा तो उसका क्या परिणाम होगा। तो अगर 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन मिलेंगी तो पानी बनेगा। अगर बारिश कम होगी तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। तो साइंस जो है किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान होता है या सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग होती है। साइंस को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है साइंस को पहला है पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का मतलब है कि साइंस व्हाट इज, क्योंकि ये हमें सीधा सीधा ये बताती है। पॉजिटिव साइंस को हम वास्तविक विज्ञान भी कहते हैं हिंदी में। वास्तविक विज्ञान हमें ये बताता है कि क्या है, यानी कि कोई चीज किस तरह की है। जब हमें ये बताया जाता है तो हम उसे पॉजिटिव साइंस का नाम देते हैं।
नॉर्मेटिव साइंस को आदर्शात्मक विज्ञान भी कहते हैं। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब है कि क्या होना चाहिए, यानी कि इस समय जो परिस्थिति चल रही है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम नॉर्मेटिव साइंस की तरफ आते हैं। दूसरी तरफ आर्ट्स। अब अगर हम इस आधार पर बोले कि जो है हमारा पब्लिक फाइनेंस जो है वो साइंस है या आर्ट है, तो हम एक इसका बहुत सीधा उत्तर ये दे सकते हैं कि चूंकि इकोनॉमिक्स का जब हम नेचर पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट दोनों है, तो पब्लिक फाइनेंस चूंकि इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है तो डेफिनेटली ये भी साइंस और आर्ट दोनों है। अब समस्या ये आती है कि साइंस में ये पॉजिटिव साइंस है या जो है वो नॉर्मेटिव साइंस है। तो जब हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो जिस समय हम ये इस बात की बात करते हैं कि राजा को धन की आवश्यकता क्यों होती है, राजा को कितना धन चाहिए, राजा कहाँ कहाँ से धन दे सकता है, विभिन्न राजकोषीय नीतियां क्या है, या आदर्श वितरण साधनों का किस तरीके से होता है, तो हम पॉजिटिव साइंस की बात करते हैं। वहां पर ये पब्लिक फाइनेंस जो है वो पॉजिटिव साइंस हो जाता है। जब क्या की बात करते हैं कि करारोपण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। लेकिन जिस समय हम ये बात करते हैं कि करों को लगाने का आदर्श फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हमें करारोपण किसके आधार पर करना चाहिए, हमें अगर टैक्स लगाएं तो उसका बेसिस क्या होना चाहिए, और आदर्श कर किस तरीके के होते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि हमें गरीबों से कर नहीं लेना चाहिए या हमें अमीरों से ज्यादा कर लेना चाहिए, तो वहां पर हमारा जो पब्लिक फाइनेंस है वो नॉर्मेटिव साइंस का रूप ले लेता है या आदर्शात्मक विज्ञान का रूप ले लेता है। यानी कि क्या होना चाहिए। जब हम ये बात करते हैं कि हमें कहाँ पर खर्चा करना चाहिए, गरीब इलाकों में खर्च करना चाहिए या अमीर इलाकों में खर्च करना चाहिए, हमें कितना कर्ज लेना चाहिए, कर्ज लेना चाहिए तो उसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए, क्या हमें लॉन्ग टर्म कर्ज लेना चाहिए या हमें जो है शॉर्ट टर्म कर्ज लेना चाहिए, वहां पर पब्लिक फाइनेंस जो है वो नॉर्मेटिव साइंस का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जहां तक नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस की बात है, तो पब्लिक फाइनेंस साइंस तो है ही डेफिनेटली, क्योंकि इसमें हम किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान करते हैं। जब मैं आपको स्कोप पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्रमबद्ध ज्ञान किस तरीके से किया जाता है। रेवेन्यू पढ़ोगे, फिर आप बजट पढ़ोगे, फिर आप जो है फिस्कल पॉलिसीज पढ़ोगे। जब मैंने आपको 10 टॉपिक्स आपको बताए मेजर जो आप इसमें पढ़ेंगे, तो वो क्या था, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग था, एनी सब्जेक्ट था, कि एक के बाद एक आप इसमें क्या क्या पढ़ोगे। वहां पर ये हमारा पब्लिक फाइनेंस जो है वो साइंस हो जाता है। ठीक है, अब आता है कि आर्ट्स क्या होता है। देखिए, आर्ट्स कला, हिंदी में हम इसे कहते हैं, कला का मतलब होता है कि किसी काम को करने का सबसे खूबसूरत तरीका क्या है, सबसे अच्छे तरीके से वो काम जिस तरीके से किया जा सकता है उसको हम आर्ट्स कहते हैं। तो आर्ट्स के अंदर इस बात का अध्ययन किया जाता है कि कोई भी काम को सबसे अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। अगर हमें इस क्राइटेरिया पर तोड़ें तो पब्लिक फाइनेंस एक आर्ट्स भी है। जिस समय हम ये बात करते हैं कि जब हम कर लगाते हैं तो इस बात का हम ध्यान रखें कि गरीबों के ऊपर करों का बोझ ना पड़े और अमीरों के ऊपर भी हम उतना ही करों का बोझ डालें जिससे वो आराम से दे सकें, करों की चोरी की तरफ प्रवृत्त ना हो। तो आर्ट्स का मतलब है कि किसी काम को करने का सबसे खूबसूरत तरीका क्या है। जिस समय हम खर्च करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो है खर्च करने का तरीका क्या है लोगों का, या हमें कहाँ पर गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए, आदर्श तरीका क्या होगा। सपोज इस समय कोरोना महामारी चल रही है तो गवर्नमेंट को किस जगह पे खर्च करना चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्थ पर खर्च करना चाहिए, हॉस्पिटल बनाने पर खर्च करना चाहिए, कंज्यूमेबल आइटम्स के ऊपर खर्च करना चाहिए। जिस समय हम इन बातों की ओर बात करते हैं तो पब्लिक फाइनेंस जो है वो हमारा आर्ट्स का रूप में होता है। तो जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पब्लिक फाइनेंस का नेचर क्या है, वेदर इट इज ए साइंस और आर्ट, तो इसका सीधा सीधा आंसर आप ये करेंगे कि पब्लिक फाइनेंस साइंस और आर्ट दोनों है। क्योंकि पब्लिक फाइनेंस जर्नल इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है और इकोनॉमिक्स में से निकला हुआ सब्जेक्ट है, और इकोनॉमिक्स अपने आप में एक साइंस और आर्ट दोनों है। तो ऐसे केस में जो है पब्लिक फाइनेंस भी जो है वो साइंस और आर्ट दोनों हो जाता है। अगर हम जो है इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं कि साइंस में ये आदर्शात्मक है या ये वास्तविक है, पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, तो पब्लिक फाइनेंस पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस दोनों ही है। ये पॉजिटिव की बात भी करता है जिस समय ये कहता है कि कर लगाने का सही फॉर्मूला क्या है, कर लगाने के सिद्धांत कौन कौन से हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या इफेक्ट अर्थव्यवस्था के ऊपर होता है, वहां तक ये पॉजिटिव साइंस के रूप में काम करता है। लेकिन पब्लिक
एक्सपेंडिचर हमें कहाँ कहाँ पर करना चाहिए, किन इलाकों में करना चाहिए, किन लोगों पर करना चाहिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये नॉर्मेटिव साइंस का रूप ले लेता है। इसी तरह पब्लिक फाइनेंस एक आर्ट्स भी है, क्योंकि आर्ट्स के रूप में जब ये बात करता है कि जो है करों को लगाने का आदर्शात्मक तरीका क्या है और गवर्नमेंट कहाँ पर कर लगाएगी जिससे उसे मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, यानी कि वो मैक्सिमम मनी रेज कर सकती है प्लस लोगों को भी कम से कम नुकसान होता है, तो पब्लिक फाइनेंस जो है वहां पर आर्ट्स का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरीके से पब्लिक फाइनेंस एक साइंस और आर्ट दोनों ही है। ठीक है, तो ये है इसका नेचर कि